हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम भानु प्रताप राय है। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्रो पढ़ने जा रहे हैं। मैक्रो इस टॉपिक को जानने के लिए मींस मैक्रो की वर्किंग को जानने के लिए प्री प्रोसेसर की वर्किंग का पता होना ज़रूरी है कि प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप प्री प्रोसेसर को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप सी लैंग्वेज के थ्रू कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज के थ्रू क्रिएटेड प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर की सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। प्री प्रोसेसर की सभी स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर वर्क करते हैं और इन कोड्स को कंपाइल करते हैं। कंपाइल्ड कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने आउटपुट को देख सकते हैं। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो हम मैक्रो टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मैक्रो टॉपिक को समझते हैं कि क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। इस मैक्रो टॉपिक को समझने के लिए मैं एक सी प्रोग्रामिंग का छोटा सा एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं, जिसके थ्रू मैं प्रॉब्लम भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन मींस मैक्रो क्या होते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सी प्रोग्रामिंग के उस एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज सी लैंग्वेज में मैं कोई प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें मुझे इनपुट आउटपुट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने हेडर फाइल stdio.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद प्रोग्राम राइट करने के लिए मैंने वर्ड मेन लिखा। वर्ड मेन के अंदर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सभी स्टेटमेंट जो अपने प्रोग्राम के लिए रिक्वायर हैं उन सभी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन लिख लेंगे। तो लिखने में सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच और भी जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद हमें इनमें वैल्यू को इनपुट लेना है या कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो सारी कैलकुलेशंस कर ली। कैलकुलेशंस करने के बाद हमें एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला यूज करना था। फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरीके का है। इस फॉर्मूले को समझने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल को समझे। ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की जरूरत थी। तो मैंने ये फॉर्मूला पूरा का पूरा लिख लिया। लिखने के बाद अब मुझे और कैलकुलेशंस करनी थी, तो उनके लिए जितनी भी स्टेटमेंट्स थी मैंने वन बाय वन वो सभी स्टेटमेंट्स लिखी। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद अगेन मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत थी जिसके थ्रू मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने फिर से ई इक्वल इस फॉर्मूले का यूज किया, फिर से फॉर्मूले को यूज कर लिया। यूज करने के बाद फिर से कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी थी, तो मैंने उन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन लिखा। लिखने के बाद फिर से फॉर्मूले की जरूरत थी, तो मैंने फिर से फॉर्मूले को यूज कर लिया। अगेन अगर जितनी बार भी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं वो फॉर्मूले लिखते जाऊंगा, और लिखने के बाद वन बाय वन अपनी बची हुई स्टेटमेंट्स भी लिख लूंगा और मैं अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लूंगा। इस पूरे प्रोसेस में जरा एक चीज ध्यान से देखें, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्रोग्राम में इस फॉर्मूले को मींस इस पीस ऑफ कोड को बार बार डिफरेंट लोकेशन पे यूज कर रहे हो, तो डिफरेंट लोकेशन पे यूज करने के लिए नॉर्मली आप दो तरीके से यूज करोगे। फर्स्ट वे, आप या तो इस पीस ऑफ कोड को मींस इस फॉर्मूले को कॉपी करोगे और डिफरेंट लोकेशन पे जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर पेस्ट कर दोगे, या फिर आप वन बाय वन इस फॉर्मूले को मींस पीस ऑफ कोड को अलग अलग लोकेशन पे लिखोगे। कॉपी करने या लिखने पर इस फॉर्मूले में गलती यानी एरर होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आप कॉपी के पेस्ट करने में कुछ मिस कर जाओ, या फिर लिखने में कोड को बार बार लिखने में कोई कर्ली ब्रेसेस किसी वेरिएबल का या किसी ऑपरेटर को मिसप्लेस कर दो या लिखना भूल जाओ। तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूला गलत होगा मीन्स या तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी या फिर आपका आउटपुट गलत आ सकता है, मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं देगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला ही नहीं पेस्ट हो पाया तो वो वैल्यू क्या सही देगा। तो अब इन प्रॉब्लम से बचना है, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारी कोड को बार बार लिखना भी ना पड़े और एरर के आने के चांसेस भी कम हो। इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। तो समझे मैक्रो है क्या। मैक्रोज आर नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड दैट इज गिवन अ नेम। मैक्रो है क्या, एक पीस ऑफ कोड है, जैसे कि ये था पीस ऑफ कोड है जिसका कि हम लोग कोई नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे ये इस पीस ऑफ कोड को हम यूज करना चाहते हैं बार बार, तो हम इसका कोई एक नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इस पीस ऑफ कोड मीन्स इस फॉर्मूले का नेम हमने एक फॉर्मूला दे दिया। अगर इस का नेम आप डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन करने के लिए
हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हम लोग मैक्रो डिफाइन करते हैं जिसका कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीस ऑफ कोड का ये नेम मीन्स मैक्रो का नेम को स्पेसिफाई कर रखा है। जब भी हम इस मैक्रो के नेम को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो ये अपनी वैल्यू के साथ या फिर पीस ऑफ कोड जो कि आपने इसके साथ डिफाइन कर रखा है उसकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। मीन्स whenever the name is used it is replaced by the value और piece of code। जब भी हम इसका नेम यूज करेंगे तो ये उसकी वैल्यू के साथ या फिर पीस ऑफ कोड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो देखें अब हमें करना क्या है, इस पीस ऑफ कोड को यूज करना है। तो पीस ऑफ कोड को यूज करने के लिए बार बार हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसका छोटा सा जो हमने नेम दे रखा है, मैक्रो का नेम को स्पेसिफाई कर रखा है, उस मैक्रो के नेम को इस पूरे पीस ऑफ कोड की जगह पर यूज कर सकते हैं। पीस ऑफ कोड की जगह पर डिफरेंट लोकेशन पे जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर यूज कर देंगे। तो सपोज आपको ये फॉर्मूला या पीस ऑफ कोड 1000 टाइम्स यूज करना था, तो 1000 टाइम्स यूज करने के लिए आपको इतने बड़े फॉर्मूले को कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह पर इस मैक्रो के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब भी ये मैक्रो का नेम यूज होता है तो यूज होते ही जैसा कि मैंने बताया था ये अपनी वैल्यू या पीस ऑफ कोड के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। हम जानते हैं कि कोड को जब भी हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने पर प्री प्रोसेसर वर्क करते हैं। तो अगर हम कोड को कंपाइल करने जाएंगे तो कंपाइल करने पर सबसे पहले प्री प्रोसेसर वर्क करेंगे। मीन्स सबसे पहले हैश इंक्लूड की सभी लाइंस आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड होने के बाद सेकंड प्री प्रोसेसर मीन्स हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके थ्रू हम लोग ने एक मैक्रो क्रिएट कर रखा है फॉर्मूला नेम का, ये चेक करेगा। मींस प्री प्रोसेसर चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला नेम पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज हुआ है। अगर ये कहीं यूज हुआ है तो ये अपनी वैल्यू के साथ मींस इस फॉर्मूले के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेस होने के बाद फिर कंपाइलर फिर से चेक करता है कि कोई और प्री प्रोसेसर तो नहीं रिमेनिंग है। अगर कोई प्री प्रोसेसर नहीं बचा हुआ है तो ये पूरे कोड को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देते हैं। मींस कंपाइल करने से पहले ये फॉर्मूला अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की जगह पर आप मैक्रो के नेम को यूज कर सकते हैं। मींस इस फॉर्मूला व नेम को यूज कर सकते हैं। अगर ये थ्योरी क्लियर है तो हम मैक्रो के कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रोज आर नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड दैट इज गिवन अ नेम एंड व्हेनेवर द नेम इज यूज्ड इट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू और पीस ऑफ कोड। हम किसी भी पीस ऑफ कोड या वैल्यू का कोई नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, और जब भी ये नेम आपके प्रोग्राम में यूज होंगे तो ये अपनी वैल्यू या पीस ऑफ कोड के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। मैक्रो को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। नॉर्मली मैक्रो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एंड सेकेंड वन इज फंक्शन लाइक मैक्रो। फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसका यूज न्यूमेरिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 10 न्यूमेरिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक मैक्रो डिक्लेयर कर रखा है जिसका नेम मैंने x दे रखा है। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ पर मैंने इंटीजर y नेम का वेरिएबल क्रिएट किया और y इक्वल x लिख रखा है। x को मैंने मैक्रो के थ्रू मींस हैश डिफाइन के थ्रू पहले से ही डिफाइन कर रखा है जिसकी वैल्यू मैंने 10 यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। जब हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर वर्क करते हैं। मींस ये मैक्रो का नेम जहां पर भी यूज हुआ होगा ये अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मींस कंपाइल करने से पहले x 10 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये 10 वैल्यू y में असाइन हो जाएगी जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश की है। जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो y की वैल्यू 10 एज अ आउटपुट मिल जाएगी। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो किसी भी फंक्शन को भी हम एज अ मैक्रो डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल फंक्शन कॉल जैसे वर्क करते हैं, जिसको अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन के थ्रू एक fr नेम डिफाइन किया है।
जिसमें मैंने एक पीस ऑफ कोड 3.14 इंटू आर, इस पीस ऑफ कोड को एक फंक्शन के नेम के थ्रू स्पेसिफाई कर रखा है, मीन्स एफ ऑफ आर लिख रखा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल में समझे तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली मैंने यहाँ पर हेडर फाइल डिक्लेयर की है, फिर हैश डिफाइन के थ्रू फंक्शन मैक्रो डिक्लेयर कर रखा है, जिसमें मैंने ये 3.14 इंटू आर ये फॉर्मूला असाइन कर रखा था। यहाँ पर पूरे प्रोग्राम में अगर देखें तो फ्लोट एरिया और आर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, आर में कुछ वैल्यू असाइन की, एरिया इक्वल एफ आर, मीन्स ये मैक्रो के नेम को मैं यूज कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि मैक्रो के नेम को यूज करते ही ये अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पर 3.14 इंटू आर मीन्स ये एफ आर अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। आर की वैल्यू है 5, मीन्स पूरा कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू होगी एरिया में आ जाएगी, इसको हम लोग लास्ट में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। जो भी आउटपुट आएगा वो हम लोग आउटपुट भी देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप IDE पर भी कर सकते हैं। थैंक यू।